हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, इसकी 2 वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया है और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो स्क्रीनर होगा मैं थर्ड पार्ट में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स एंड व्हाई आई कॉल दिस एज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स। मैं यहां पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे कुछ पैरामीटर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये हाईएस्ट क्वालिटी के शेयर्स आपको ढूंढ के देते हैं। मैंने पिछली दोनों वीडियोस में आपके साथ ये बात करी थी कि कैसे प्राइसेस आर द एंड दे शुड बी आल्सो द स्लेव ऑफ ईपीएस। ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। अगर किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे रह जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर इसका ईपीएस लगातार बढ़ता जा रहा है तो स्टॉक प्राइस को उसको फॉलो करना पड़ेगा, स्टॉक प्राइस को उसको चेस करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, आप ईपीएस को लीड भी कर सकते हैं। हमने पहले दोनों स्क्रीनर्स के थ्रू ये पता करने की कोशिश करी है कि वो सारे पैरामीटर्स जो ईपीएस को इंक्रीज करते हैं, अगर हम उन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपनी को सिलेक्ट कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा ईपीएस के ऊपर बेस करके एक स्क्रीनर बनाने वाला हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ईपीएस और उसको इंपैक्ट करने वाले डायरेक्ट पैरामीटर्स जो हैं, ऐसी कंपनीज को कैसे ढूंढा जाता है, ऐसे पैरामीटर्स कैसे बनाए जाते हैं, इनमें से अंडर वैल्यूड कंपनीज कैसे ढूंढी जाती है, और उसमें एक टेक्निकल पैरामीटर भी लगाऊंगा मैं, जो कि मैं हमेशा लगाता ही हूं, विच आई कॉल इट एज अ फ्यूजन एनालिसिस, जहां पर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को साथ में यूज करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं और हम ओपन करेंगे धन का स्क्रीनर विच इज scanex.trade। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनीज में हम क्योंकि कुछ ऐसे पैरामीटर्स निकाल रहे हैं, ऐसे पैरामीटर्स लगा रहे हैं जो कि हमें मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढ के देंगे, तो आप इन स्टॉक्स को एमटीएफ के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपके धन में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी प्लेज करके आप उसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हैं और उसके अगेंस्ट भी आप शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर एमएफ डीमैट फीचर और एमटीएफ दोनों के थ्रू आप स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। आइए मैं आपके सामने बिल्कुल स्क्रैच से स्कैनर बनाना शुरू करता हूं। मैं यहां पर चलूंगा पहले क्रिएट पे और अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हुए कि प्राइसेस आर द स्लेव ऑफ ईपीएस। सबसे पहले पहला पैरामीटर जो मैं यहां पे डालने वाला हूं वो ईपीएस का ही होगा। तो मैं ऐड फिल्टर पे जाता हूं और मैं यहां पर डाल देता हूं ईपीएस। आप नोटिस करेंगे ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज आ रहा है, ईपीएस आ रहा है, इंडस्ट्री ईपीएस आ रहा है और 1 ईयर ईपीएस ग्रोथ रेट आ रहा है। स्टार्टिंग के दोनों पैरामीटर हमारे काम के हैं, जिसमें से सेकंड पैरामीटर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईपीएस ग्रोथ रेट। पिछले 3 या पिछले 5 साल का ईपीएस ग्रोथ रेट कम से कम 5% से तो बड़ा हो, ये हम देख लेते हैं। ऐसा करके मेरे सामने 2700 में से लेस देन 1000 कंपनीज बचती हैं। मतलब ज्यादातर कंपनीज का ईपीएस 5% के रेट से भी नहीं बढ़ा है। पिछले 1 साल का जो मेरा ईपीएस है वो अच्छा बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मोमेंटम वाली कंपनीज होनी चाहिए। तो 1 ईयर ईपीएस ग्रोथ रेट कम से कम आपका 10%, प्रेफरेबली 20% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 10% से ऊपर तो होना ही चाहिए। ऐसा करके मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 529 कंपनीज बचती हैं। अब यहां पर दोस्तों ईपीएस बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण जो होना चाहिए वो नेट प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो यहां पर हम नेट प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं। तो ये रहा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो सेम प्रोडक्ट बेचकर ज्यादा पैसा कमा पा रही है। ऐसा कब होगा? आप सोचिए, आप कोई चीज पहले दुकान पे 100 रुपए की बेचते थे, वो 20 रुपए की आती थी, वो आज भी 20 रुपए की आ रही है, लेकिन आप उसको 120 की बेच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन बोथ द केसेस ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है, ये उस कंपनी के लिए पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है। तो यहां पर आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 5-6% से ऊपर होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें चाहिए भी क्यों, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ये देखिए, 1 ईयर ईपीएस ग्रोथ रेट 10% से ऊपर का है। ईपीएस ग्रोथ रेट पिछले 5 साल में 5% के रेट से बड़ा है। और आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए वाला, व्हाट इफ आज से 5 साल पहले ईपीएस था -20, अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन अभी भी नेगेटिव ही है, तो क्या आप ऐसी कंपनी को होल्ड करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। इसीलिए एक कंडीशन जो हम यहां पर डालेंगे, टू एंश्योर कि मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव तो नहीं है, वो लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी है तो मुझे अपने पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए। वैसे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन द हायर द बेटर, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर, मार्जिन इंक्रीज करने पर आपकी सेल्स कम हो जाती है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कम से कम पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। अब दोस्तों, अब जो अगला पैरामीटर मैं यहां पर ऐड करने वाला हूं, आई टोल्ड यू, ये बहुत ही पावरफुल स्कैनर है। उसका एक रीजन है, ऐसी कंपनीज को या ऐसे स्कैनर के थ्रू जो कंपनीज आती हैं, आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज को बाहर कर देंगे जिनमें से कुछ कंपनी सत्यम जैसा भी परफॉर्म कर सकती हैं। आपको याद होगा सत्यम में क्या हुआ था? सत्यम में कंपनी के पास प्रॉफिट तो आ रहा था, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था, लेकिन कैश नहीं आ रहा था। दोस्तों, मैंने कहीं पर ये स्टेटमेंट पढ़ी थी और ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। वो ये कहती है कि चोरियां होती हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में, पकड़ी जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू।
अगर आपने जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया, आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया, वो सब बेकार है अगर आपके पास कैश ही नहीं आ रहा। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद जिन्होंने अपनी 11th 12th या स्कूलिंग या ग्रेजुएशन में फॉर एग्जांपल साइंस करी है, फिजिक्स पढ़ी है, बीएससी कर रहे हैं या फिर इंजीनियर्स हैं, शायद ये सोच रहे होंगे कि जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया वो कैश की फॉर्म में तो आएगा ही। मैं सबकी जानकारी के लिए, सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकाउंट्स हमें ये अलाउ करता है, अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस में है वो हमें अलाउ करता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल आज मैंने आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करी और मुझे यहां पर इसके पैसे मिलने होते हैं। मान लेते हैं कि आज 31 मार्च है और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने ये सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपको अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर दी फॉर एग्जांपल मैंने, तो यहां पर मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट में, अपनी बैलेंस शीट में, अपने पीएनएल में मैंने इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। ये रेवेन्यू मेरे पास, मैं अज्यूम कर लूंगा कि आ जाएगा विद सम कंडीशंस, मैं मान लेता हूं कि वो आ जाएगा। और अगर आज मेरी बैलेंस शीट बननी है, आज मेरी इनकम स्टेटमेंट बननी है, तो ये प्रॉफिट भी मेरे पास आ चुका है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में तो कैश नहीं आया ना, तो जब कैश आएगा तब वो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। जब तक कैश नहीं आया है तब तक वो जा रहा है इनकम स्टेटमेंट में या फिर बैलेंस शीट के अंदर। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में हम जिस प्रोडक्ट की यहां पर बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया, जरूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट आपने जनरेट किया वो सारा का सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आए या वो सारा का सारा कैश की फॉर्म में आपको रिसीव भी हो। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से चीजों को वेरीफाई कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं यहां पर किस तरीके से करने वाला हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो यहां पर मैं ऐड फिल्टर कर लेता हूं और मैं कहता हूं कैश, सिंपल, मैंने कैश डाल दिया। ऑपरेटिंग कैश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस कैश की हम बात कर रहे हैं, जिन प्रॉफिट्स की हम बात कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है। अगर आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिटेल में समझाया हुआ है, उसको जरूर चेक कीजिए। तो यहां पर 1 ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ शुड बी मोर देन 10% से तो ये बढ़ना चाहिए। और अब यहां पर देखिए मेरे सामने 264 कंपनीज बचती हैं। अब यहां पर हमारे सामने हमारे स्क्रीनर का नाम है हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पार्ट 3। वैसे आपको स्क्रीनर चाहिए हो तो आप कमेंट्स में यही वर्ड लिख दीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैंने यहां पर हाई क्वालिटी ढूंढ ली है। पहला, मेरी कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है। दूसरा, ईपीएस का ग्रोथ रेट पिछले 1 साल के अंदर पॉजिटिव है। तीसरा, वो नेट प्रॉफिटेबल भी है। और चौथा, तो वो कैश भी अर्न कर रहा है। अब मुझे चाहिए सारी कंपनी सस्ते रेट पे, क्योंकि सारी चीजें अच्छी परचेस करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीज सस्ते रेट पे मिले ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए मुझे यहां पर कुछ कंडीशंस अब ऐड करनी है जो मेरे को ये जस्टिफाई करेंगे कि इसकी वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। उसके लिए हम कौन कौन से पैरामीटर्स को डाल सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये कंपनी जिस मर्जी सेक्टर को बिलोंग करती है। मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है, आप अपने सेक्टर की बाकी कंपनी से सस्ते हैं या नहीं है। क्योंकि अगर कोई और कंपनी सस्ती मिल रही है मुझे, तो मैं उस कंपनी को परचेस कर लूंगा। तो मुझे अच्छी क्वालिटी कंपनी सस्ते रेट पे चाहिए। तो इसीलिए पीई बाय सेक्टर पीई शुड बी लेस देन 1। मेरी कंपनी का जो पीई है वो अपने सेक्टर के पीई से, तो ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब मेरी कंपनी का पीई अपने सेक्टर के पीई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मेरी कंपनी का पीई नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए और सेक्टर का पीई भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं 0 to 1 का पैरामीटर डाल रहा हूं। 264 में से सिर्फ 122 कंपनीज अब मेरे पास बचती हैं। दोस्तों एक और पैरामीटर होता है ईवी बाय एबिडा। ये भी एक फाइनेंशियल वैल्यूएशन का पैरामीटर होता है। ईवी बाय एबिडा, ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिडा। एबिडा आपको मालूम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाने के लिए इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस टोटल वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मैंने आपके साथ हमारे धन के चैनल पे प्राइस टू अर्निंग डिस्कस किया है, प्राइस टू बुक डिस्कस किया है, पीई बाय सेक्टर पीई किया है। अगर आपको ईवी बाय एबिडा के बारे में और डिटेल चाहिए तो कमेंट्स में ईवी बाय एबिडा लिख दीजिएगा। मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि ये स्पेशल वीडियो डिजर्व भी करता है और मैं बताऊंगा कौन सा पैरामीटर अच्छा होता है, कौन सा पैरामीटर नॉमिनल होता है और कौन सा पैरामीटर खराब होता है, कब एक कंपनी ओवरवैल्यूड होती है, कब एक कंपनी अंडरवैल्यूड होती है, वो सब कुछ मैं आपके साथ उस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अभी के लिए मैं डायरेक्ट पैरामीटर अप्लाई करता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही जाएगा। तो यहां पर मैंने ईवी लिख दिया, तो ये रहा ईवी बाय एबिडा। लेकिन अगेन आई वुड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अभी के लिए मैं 0 से 12 के बीच का पैरामीटर लेके चल रहा हूं कि मेरे को 12 से ऊपर का ईवी बाय एबिडा नहीं चाहिए। मतलब ईवी बाय एबिडा जो है आपका है, किसी भी कंपनी का जो ईवी है, एंटरप्राइज वैल्यू है, वो उसके एबिडा से 12 गुना ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 गुना के ऊपर थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है, 12 के ऊपर थोड़ा ओवर वैल्यूएशन और ज्यादा हो जाता है। हमें इससे ऊपर वाली कंपनीज नहीं चाहिए। तो मेरे पास बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 56 कंपनीज। लेकिन अभी तक हमने एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर नहीं डाला है, मेरी कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स, जो हमने पहले वाले पार्ट में भी डाला था। तो यहां पर हम डाल देते हैं मार्केट कैप टू सेल्स। तो ये रहा मार्केट कैप टू सेल्स। इसका मतलब क्या होता है, सेल्स के कंपैरिजन में मेरी कंपनी की मार्केट कैप ज्यादा है। ये भी कंपनी की वैल्यूएशन को ही बताता है और ये पैरामीटर भी 0 से
3 के बीच में होना चाहिए। 3 से ऊपर ये ओवरवैल्यूएशन हो जाता है। अगर आपको ये पैरामीटर भी अगर 0 से 2 के बीच में अगर रहता है तो आपको डिसेंट लेवल की वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। और अगर ये पैरामीटर 0 से 1 के बीच में आपको मिल जाता है तो ये कंपनीज रिलेटिवली चीप होती हैं। अब हमने सारी की सारी अच्छी कंपनीज ढूंढ ली हैं और हमने सारी की सारी नॉन ओवरवैल्यूड कंपनीज को सर्च कर लिया है। आप चाहो तो इस कंडीशन को और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हमें ईवी बाय एबिडा अगर 8 से भी कम मिल जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। मेरा पी बाय सेक्टर पी 1 से कम है, ये अच्छी बात है। ईवी बाय एबिडा 8 से कम है। मार्केट कैप टू सेल्स जो है वो 1 से कम होनी चाहिए। ये हमारे लिए काम का पैरामीटर हो जाता है। ईवी बाय एबिडा के लिए आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी ना आ रही हो तो थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, इसको कम कर सकते हैं। आई वुड से सिर्फ इसी पैरामीटर को आप यहां पर प्ले अराउंड कीजिएगा और किसी पैरामीटर को ज्यादा प्ले अराउंड मत कीजिएगा। अब दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल स्क्रीनर क्यों है? क्योंकि हमने इसमें ईपीएस के थ्रू कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो सारी अच्छी ईपीएस वाली कंपनीज और अच्छी कैश फ्लो वाली कंपनीज और अच्छे नेट प्रॉफिट वाली कंपनीज, ये सारी कंपनीज हमें आज सस्ते रेट पे मिल रही हैं। लेकिन सस्ते रेट पे मिल रही हैं उसके बावजूद क्या इनमें से कोई अप ट्रेंड में है? ये कैसे पता लगाया जाए? दोस्तों यहां पर एक लास्ट पैरामीटर हम ऐड करते हैं विच इज आरएसआई। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ये मुझे बताएगा कि मेरी कंपनी जो है वो अप ट्रेंड में है या नहीं है। और आरएसआई का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। 50 से ऊपर अगर है तो इसका मतलब ब्रॉडली बुलिश चल रही है। 50 से नीचे अगर है तो ब्रॉडली बीरिश चल रही है। ऑल्दो बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो हम आज नहीं करेंगे। यहां पर हमें टेक्निकल का सिर्फ एक पैरामीटर की हेल्प लेनी है और बाकी सारे हमारे फंडामेंटल पैरामीटर है। तो आप नोटिस कीजिए सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 5 कंपनीज बची है। इसमें एक पैरामीटर और मैं डालूंगा। मुझे हमेशा से 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप की कंपनीज चाहिए होती हैं। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे मेरे सामने सिर्फ 2 कंपनीज बचती हैं। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बात बोली थी, इसके थ्रू कंपनी के मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहां पर अगर आप व्हील्स का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो ये देखिए वो स्टॉक जो 2012 में 100-150 रुपए के आसपास का चल रहा था, वो बीच में एक बार 1300 का भी हुआ था, 1000 रुपए के आसपास भी हुआ था। और आज के डेट में भी ऑलमोस्ट 900 रुपए के आसपास का वो शेयर चल रहा है। और गेल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये रहा गेल का स्टॉक प्राइस। आप नोटिस करेंगे वो स्टॉक जो 2020 के फॉल में आपको 50 रुपए या रादर 40 से भी नीचे मिल रहा था, वो आज की डेट में 170-180 रुपीस का ट्रेड हो रहा है। और उसने हाई मार्क किया था 240 रुपए के आसपास का, 600% के आसपास का रिटर्न। ऐसी ही कंपनीज, यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ऐसी ही कंपनीज आपको मिलती है जब आप हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स लगाते हैं। दोस्तों मैंने आपके साथ 3 स्क्रीनर शेयर किए हैं। हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये स्क्रीनर मैं आपके सामने सेव कर रहा हूं HQCC पार्ट 3 के नाम से। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए हो तो HQCC पार्ट 3 टाइप कर दीजिएगा, ये स्क्रीनर आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये सारी कंपनीज जब डिप्स देती हैं तो ये और ज्यादा अंडरवैल्यूड हो जाती हैं और ऐसे टाइम पर इनको बाय करना और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इसीलिए आप यहां पर MTF यूज कर सकते हैं, MF डीमैट यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको स्क्रीनर यूज करना है तो HQCC पार्ट 3 लिख दीजिएगा। अगर आपको ईवी बाय एबिडा पे वीडियो चाहिए तो ईवी बाय एबिडा कमेंट्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.